चलिए, तो उसको बढ़िया से देखना। एलसीएम एचसीएफ को आपको बहुत ज्यादा उससे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 7 + 2 मिलाकर कम से कम 9 से 10 क्लासे एलसीएम एचसीएफ की हो गई, बहुत है। मतलब मैंने आपको बहुत पढ़ा दिया, ठीक है ना, उससे ज्यादा मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं होगा। देखो यहां से अब अपन एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक अपन लेंगे वो ज्योमेट्री अपन लेंगे, ज्योमेट्री अपन लेंगे। चलिए देखो, बहुत ज्यादा एडवांस मैथ का वेटेज नहीं है ना। जैसे अपने पेपर में एलपी और टेक्नीशियन में 20 सवाल आएंगे तो 16-17 सवाल, 15 से 16 मान के चलो, ठीक है ना, 15 से 16 सवाल तो अरिथमेटिक से आएंगे, अंक गणित से आएंगे। बात आ रही समझ में? टोटल मिलाकर 4 से 5 सवाल ऐसे आपको मिलेंगे पूरे पेपर में, जिनका रो एडवांस मैथ का रोल होगा, एडवांस मैथ से सवाल आएंगे, ठीक है ना। अगर मैं ज्योमेट्री की आपको बात करूं तो आपके एलपी टेक्नीशियन में त्रिभुज और वृत्त से आपके सवाल आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना। बाकी अपन तो कंप्लीट पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि त्रिभुज और वृत्त से आपके पेपर में सवाल जरूर आएगा। और ज्योमेट्री और जो भी एडवांस मैथ है बहुत ज्यादा, मैंने आपके जो पुराने पेपरों को एनालिसिस किया है रेलवे को, देखो एसएससी सोच कर मत चलना, ठीक है ना। चलिए, मैंने जो पुराने पेपरों को एनालिसिस किया है उसमें मैंने एक ही चीज पाई है कि आपके जो एडवांस मैथ में जो सवाल पूछे गए हैं रेलवे ने, वो बहुत ही मतलब आसान पूछे, उसने बहुत ज्यादा कठिनाई पर नहीं गया। कहने का मतलब उसने एक रिजल्ट बेस्ड सवाल पूछे। आपको अगर रिजल्ट पता है तो आप उस सवाल को आराम से कर लोगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। देखो बेसिक मैथ और एडवांस मैथ में यही अंतर है। बेसिक मैथ में आपको बहुत ज्यादा चीजों को याद नहीं करना पड़ा होगा, फॉर्मूले आपको याद नहीं करने पड़े होंगे, ठीक है ना। लेकिन आप एडवांस मैथ में ध्यान से देखना कि आपको याद करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, चीजों को आपको रटना पड़ेगा। जो मैं आपको रिजल्ट लिखवाऊंगा उन रिजल्ट को आपको याद करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसका जो पूरा डेरिवेशन होता है वो आपके पेपर में नहीं पूछा जाता, लास्ट में एक जो छोटा सा रिजल्ट निकलता है, इसी रिजल्ट पर बेस्ड अपने पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको आपको याद रखना है बस, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता, टेंशन वाली बातें एक एक चीज बढ़िया से क्लियर करता हुआ चलूंगा, है ना। लेकिन यहां से ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा आपने हो सके पहले से नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा सा आपको कठिन लगे, लेकिन आप लोग एक एक बात को ध्यान से समझना, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं यहां से सबसे पहले देखो बात करूंगा, ठीक है ना, ज्योमेट्री में अगर सबसे पहले अपन बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले देखो यहां से कौन कौन सी बातें हैं उसको अपन पढ़ेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे यहां पर बिंदु को पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, एक अपन पढ़ेंगे रेखा से कौन से, है ना, कॉन्सेप्ट छुपे हैं वो अपन पढ़ेंगे। अगर मैं यहां से बात करूंगा, एक अपन इस चैप्टर में त्रिभुज को पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर मैं यहां से बात करूंगा तो अपन यहां से पढ़ेंगे चतुर्भुज को पढ़ेंगे। इसके बाद 5वें नंबर पे अपन वृत्त को पढ़ेंगे। 6वें नंबर पर अपन बहुभुज पढ़ेंगे, ठीक है ना। टोटल मिलाकर ये जो 6 टॉपिक हैं ये अपन को पढ़ना है। ये जैसे समाप्त होंगे 6 टॉपिक, अपन ये मान के चलेंगे कि ज्योमेट्री समाप्त हो गई, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देखो इन दोनों से तो नहीं के बराबर सवाल आते हैं, लगभग सवाल नहीं आते। अपनी जो असली ज्योमेट्री स्टार्ट होती है वो त्रिभुज से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आप लोग यहां से ध्यान से समझना, अगर मैं यहां से बिंदु की बात करूंगा तो देखो यहां से बिंदु, है ना, इसको पॉइंट बोला जाता है। इस बिंदु का क्या मतलब होता है, जैसे अपन ने यहां पर एक ऐसे डॉट बना दिया, इसी को ही बिंदु बोला जाता है। देखो इस बिंदु की न तो लंबाई होती, न चौड़ाई होती, न ऊंचाई होती, इसके पास में कुछ भी नहीं होता। बात समझ में आ रही है? जैसे मैं यहां पर एक रेखा की बात करूंगा, रेखा सेगमेंट की बात करूंगा, ठीक है ना, रेखा खंड की बात करूंगा, तो इसकी एक लंबाई फिक्स होती है। बात समझ में आ रही है? जैसे अपन यहां से आयत की बात करेंगे तो लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक है ना। वैसे अगर अपन बिंदु की बात करेंगे
तो इस बिंदु के पास न तो लंबाई होती, न चौड़ाई होती, न ऊंचाई होती, इसके पास कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, अपने पेपर में जो सवाल पूछे जाते हैं बिंदु से, वो दो ही प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे कि किसी भी बिंदु से अपनी कितनी रेखाओं को पास कर सकते हैं, कितनी रेखा गुजार सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ध्यान से समझना, किसी भी बिंदु से, बिल्कुल किसी भी बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। एक तो यह सवाल पूछा जाता है बिंदु से, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से ध्यान से समझना, अपने पास में यह बिंदु है, इस बिंदु से अपने कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं, तो इसका कोई अंत नहीं है, आपकी मर्जी पड़े जितनी रेखा वहां से गुजार दो, ठीक है ना। कहने का मतलब आपकी मर्जी पड़े जितनी रेखा इस बिंदु से गुजार दो, इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है। तो कभी भी पूछा जाए कि बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, आपके पास में 4 ऑप्शन होंगे, उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा अनंत वाला, ठीक है ना। चलिए, दूसरा सवाल जो यहां से पूछा जाता है, ध्यान से देखना बिंदु से, वो कौन सा सवाल होता है, ध्यान से देखना। चलिए, देखो, इस बिंदु को अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। ये जो बिंदु आपको नजर आ रहा है, इस बिंदु को अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक मेरा होता है सरेख बिंदु, जिसको कोलिनियर बोला जाता है, और एक होता है असरेख, ठीक है ना। चलिए, जिसको नॉन कोलिनियर बोला जाता है, ठीक है ना। कोई इंग्लिश मीडियम से हो तो मुझे बता दो, मैं यहां से लिखवाता हूं, चलूंगा। इंग्लिश मीडियम से कोई बात नहीं है ना। सरेख का मतलब होता है कोलिनियर, और ये होता है नॉन कोलिनियर होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को समझना, सरेख, देखो सरेख का मतलब हो गया समान रेखा पर, ठीक है ना। ये जो सरेख का मतलब होता है वो समान रेखा पर होता है, लेकिन इस सरेख को बनने की 2 कंडीशन है, उस 2 कंडीशन को आप लोग याद रखना। देखो, पहली कंडीशन क्या है कि कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए, ठीक है ना। देखो, सरेख बनने की पहली कंडीशन ये होती है कि कम से कम 3 बिंदु का होना जरूरी होता है, ठीक है ना। अगर यहां से 2 बिंदु हैं तो उस रेखा को अपन सरेख रेखा नहीं बोल सकते, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को समझना कि कम से कम 3 बिंदु अगर किसी भी रेखा पर है तो पहली बात तो उसी को सरेख अपन बोलेंगे। और यहां पर दूसरी कंडीशन ये होती है कि एक ही लाइन या एक ही रेखा पर होने चाहिए। चलिए, अगर ये दोनों कंडीशन आपके पास में है तो आप उस रेखा को बोलोगे सरेख रेखा या फिर सरेख बिंदु बोलोगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मैं आपको समझाता हूं कि ये इसका क्या मतलब हो गया, ध्यान समझना। अपन ने यहां पर इन दोनों को डिवाइड किया, एक तो अपने पास में था सरेख और एक अपने पास में है असरेख अपने पास में, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को समझना, मैंने आपको यह सिखाया कि सरेख में कम से कम 3 बिंदु होंगे और तीनों ही बिंदु एक लाइन में होंगे। कहने का मतलब यहां से मैंने एक लाइन बनाई, अगर यहां से कम 3 बिंदु है तो यहां से इन 3 बिंदु को क्या बोलेंगे, सरेख बिंदु बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो यहां पर 3 बिंदु हैं लेकिन मान लो ये एक लाइन में नहीं है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, असरेख बोलेंगे। तो सरेख बनने की 2 कंडीशन थी कि कम से कम यहां पर 3 बिंदु का होना जरूरी है और ये तीनों ही बिंदु एक ही लाइन में होना चाहिए। कहने का मतलब सीधी लाइन बननी चाहिए, आडी टेढ़ी लाइन बनाकर अगर देगा तो उसको असरेख बिंदु दिया जाएगा, ठीक है ना। आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों बिंदु अपने पास में सरेख बिंदु है क्या, बताइए, क्या ये दोनों बिंदु अपने पास में सरेख बिंदु है क्या, नहीं है। आप ऐसी सीधी रेखा को समझकर ये मत बोलना कि ये सरेख है। सरेख बनने के लिए कम से कम कितने बिंदु होने चाहिए, 3 बिंदु होने चाहिए, लेकिन यहां पर कितने बिंदु हैं, 2 ही बिंदु हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, असरेख बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए,
तो बिंदु से पेपर में 2 ही सवाल पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा तो ये पूछा जाता है। अगर कभी कभी आपको इस संरेख की अगर कंडीशन पूछ ली जाए थ्योरेटिकल सवालों में, तो ये 2 कंडीशन आपको पता होना चाहिए, है ना, 3 बिंदु और एक ही रेखा पर, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद की अपन बातें करेंगे, तो यहां से बात को समझना, ठीक है ना। चलिए अब यहां से अपन जो बातें करेंगे, देखो यहां से अपन रेखा की बातें करेंगे। देखो यहां से रेखा का मतलब कुछ नहीं होता, अगर कोई भी लाइन अपने पास में ऐसे है, अगर इस लाइन को मैं दोनों तरफ ऐसे बढ़ाऊंगा, कहां समझ में आ रही है। देखो इस दोनों तीर से क्या समझते हैं आप लोग, इस दोनों तीर का मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी पड़े जितना इधर बढ़ा सकते हैं और आपकी मर्जी पड़े जितना इधर बढ़ा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। आप इन दोनों को कितना भी बढ़ा सकते हैं। इस रेखा को इंग्लिश में बोला जाता है लाइन बोला जाता है, ठीक है ना। देखो इस रेखा की बात करेंगे ना, तो दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं। बात को समझना, तीर के निशान का मतलब इधर भी कितना भी बढ़ा दो और इधर भी कितना भी बढ़ा दो। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए लेकिन यहां से अगर अपन 2 बिंदु को फिक्स कर देंगे, बात समझ में आ रही है। अगर इसी रेखा में अपन ने 2 बिंदु को फिक्स कर दिया, अगर इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी को अपन लेंगे तो इसको बोला जाता है रेखाखंड, इसको बोला जाता है। बात समझ में आ रही है। तो आप बोलोगे इसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बात को समझना, यहां से रेखा और रेखाखंड में क्या अंतर है। देखा रेखा की जो लंबाई होती है ना वो अनंत होती है। आता नहीं समझ में, इस रेखा की जो लंबाई है वो अनंत होगी, दोनों तरफ तीर के निशान हो गए। लेकिन रेखाखंड का क्या मतलब हो गया कि अपन ने 2 बिंदु को फिक्स कर दिया, उन दोनों के बीच की दूरी को अपन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अगर 2 बिंदु को अपन ने फिक्स कर दिया और इन दोनों के बीच की दूरी जैसे मान लो अपन ने 5 सेंटीमीटर मान लिया, तो यहां से अगर अपन दूरी को फिक्स कर देते हैं तो इसी को क्या बोला जाता है, रेखाखंड बोला जाता है। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए तो रेखा की जो लंबाई होती है वो तो यहां से अनंत होती है रेखा की लंबाई, ठीक है ना। लेकिन जो रेखाखंड की लंबाई होती है ना उसको अपन फिक्स कर देते हैं, वो एक सीमित होती है, वो यहां से बढ़ती नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो रेखा और रेखाखंड में बस यही अंतर है। चलिए अब यहां से अपन बात करेंगे किरण की, जिसको रे बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए देखो इस किरण का क्या मतलब होता है, इस किरण का मतलब होता है कि किसी भी एक बिंदु को अपन फिक्स करेंगे। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो अपन ने इस बिंदु को फिक्स कर लिया और एक साइड अपन ऐसे बढ़ाते हुए चल जाए तो इसे कोई क्या बोलता है, किरण बोला जाता है। अगर दोनों ही साइड बढ़ाएंगे तो रेखा बोला जाता है। अगर फिक्स कर दिया रेखाखंड बोलेंगे। अगर एक बिंदु को फिक्स करके रेखा को बढ़ाएंगे तो इसको क्या बोला जाता है, किरण, इसको बोला जाता है। क्या ये बात क्लियर है क्या। देखो ये थ्योरेटिकल सवाल पेपर में बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो आपको इनकी बेसिक डेफिनेशन बस याद रखना है। इन चित्रों को याद रखोगे ना तो परिभाषा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए जैसे आप लोग इस डायग्राम को याद रखो, आपने दूरी फिक्स कर दी, रेखाखंड हो गया। रेखा का मतलब इधर भी कितना भी बढ़ाओ इधर भी कितना भी बढ़ाओ, इसको रेखा बोला जाता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कभी कभार थ्योरेटिकल पोर्शन में पूछ लिया जाता है। आप बड़े बड़े सवाल तो कर लेते हो लेकिन इन पार्ट को छोड़ देते हो और बहुत बार ये सवाल में आ जाते हैं और आप गलत करके आ जाते हो, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बात को समझना, ठीक है ना। चलिए अब यहां से देखो आगे की बात समझना, ठीक है ना। अगर मैं यहां से आगे की बात समझूंगा तो यहां से जो रेखा होती है इसको अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आप बोलोगे कि समांतर रेखा होती है, ठीक है ना। ये जो रेखा मेरे पास है इसको अपन 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक मेरे पास होती है समांतर रेखा और एक कौन सी रेखा होती है, प्रतिच्छेदित रेखा होती है, ठीक है ना। चलिए समांतर रेखा का मतलब क्या हो गया, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब जो एक दूसरे के ऐसे पैरेलल में चलेगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से समांतर रेखा का मतलब ये हो जाएगा कि यहां से कोई भी जो 2 रेखा होगी वो कैसे चलेगी, आप बोलोगे सर समानांतर चलेगी।
हाँ चल गया। देखो यहां से जो समानांतर का अर्थ होता है वो देखो रियल में क्या मतलब होता है, इस बात को समझना, ठीक है ना। पहले तो समानांतर रेखा का मतलब ये हो गया कि आपको ऐसा डायग्राम दिखाई देगा कि दोनों एक दूसरे के ऐसे समानांतर चल रही है। अगर दोनों तरफ अपन ने ऐसा तीर का निशान लगाया है तो इसका जो मतलब है वो यही होता है कि दोनों रेखा आपस में क्या है, समानांतर है, ठीक है ना। चलिए कल को मान लो मैंने ऐसे करके ऐसे यहां से तीर बना दिया, तो यहां से इसका क्या मतलब समझोगे कि दोनों रेखा आपस में क्या है, समानांतर है, ठीक है ना। ये जो दोनों रेखा है ये कैसे भी हो सकती है, जैसे मान लो मैंने ऐसे बना दिया, अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही चले, ठीक है ना। ये आडी टेढ़ी कैसे भी हो सकती है, लेकिन दोनों रेखा को मैंने अगर तीर का निशान बना दिया तो इसको क्या बोलेंगे, समानांतर रेखा बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहां से बात को समझना, जो यहां से काम वाली बातें हैं, ठीक है ना। यहां से काम वाली बातें यह है कि समानांतर रेखा में अगर आप किसी भी दो बिंदु को लोगे, ठीक है ना, ये जो अब बता रहा हूं ये काम वाली बातें हैं। देखो यहां से समानांतर रेखा में अगर यहां पर आपने बिंदु लिया और यहां पर आपने बिंदु लिया, इस लाइन को आपने मिलाया, कहने का मतलब इस बिंदु को आपने मिलाया दोनों को, ठीक है ना। चलिए यहां पर आपने एक बिंदु लिया, इसकी जस्ट सीधे में आपने एक बिंदु लिया और इन दोनों को आपस में मिलाया, ठीक है ना। यहां पर एक बिंदु लिया और इसके जस्ट सीधे में दूसरी लाइन में भी एक बिंदु लिया और इन दोनों को आपस में मिलाया। तो यहां से इस बात को ध्यान से समझना कि समानांतर रेखा का भाई ऐसे देखने से बात नहीं चलती, ठीक है ना। इसकी परिभाषा ये बोलती है कि समानांतर रेखा में ये जो आपने लाइनें बनाई है ना, ये आपको हमेशा समान लंबाई की मिलेगी। कहने का मतलब इस वाली लाइन की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली लाइन भी 10 सेंटीमीटर होगी, ये वाली लाइन भी 10 सेंटीमीटर होगी। अगर यहां पर भी मैं दो बिंदु बनाकर ऐसे जोड़ूंगा तो यहां पर भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि दो समानांतर रेखा के बीच में जो गैप होता है ना वो क्या चलेगा, हमेशा ही समान चलेगा। बात समझ में आ रही है। जो दो समानांतर रेखा के बीच में ये गैप ही तो है, ये जो गैप है ये हमेशा क्या चलेगा, ये समान ही चलता है। ये परिभाषा है, कभी कभार आपके पेपर में 4 ऑप्शन में दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से लिख लेना कि समानांतर रेखा में समांतर रेखा का अंतराल किसी भी दो बिंदुओं का या फिर इसी को आप लोग ऐसा लिख लेना, या तो अपन दो बिंदुओं के बीच की बात करेंगे या फिर ऐसा लिख लेना, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, ठीक है ना। आप कोई से भी दो बिंदु ले लो, उनके बीच की जो दूरी है हमेशा ही आपको समान मिलेगी। दो समानांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो आपको हर बिंदु पर समान नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब यहां से अगली बात ध्यान समझना। देखो इस लाइन का जो नाम है वो अपन ने L1 दे दिया, जनरली अपन यही नाम देते हैं, ठीक है ना। आपको पेपर में भी डायग्राम में भी यही मिलेगा। इस पहली वाली लाइन का अपन ने नाम क्या दे दिया, आप बोलोगे सर L1 अपन ने नाम दे दिया। इस दूसरी वाली लाइन का जो नाम है वो अपन ने क्या दे दिया, आप बोलोगे सर इसका L2 अपन ने दे दिया, ठीक है ना। चलिए तो यहां से पहली वाली लाइन L1 है और दूसरी वाली लाइन L2 है। अगर ये दोनों आपस में समानांतर हैं तो ऐसा चिन्ह आपको दिया जाता है। बात समझ में आ रही है। अगर कभी भी आपको ऐसा बोला जाए
कि L1, फिर यहां से 2 डंडे दे दिए, फिर यहां से L2 दे दिया। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है कि जो पहली रेखा है वो किसके समानांतर है? दूसरी रेखा के समानांतर है। तो यहां से ये दर्शाने का तरीका होता है जो सवालों के बीच बीच में आपको दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, जैसे मान लो इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया। अगर ये दोनों समानांतर है तो A समानांतर B आप बोलोगे, इस 2 डंडे को समानांतर बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये एक दर्शाने का तरीका होता है जो आपको सवालों में बीच बीच में देगा, तो आप वहां से कंफ्यूज मत होना। अगर कभी भी ये दे, इसका सीधा सीधा अर्थ पहली लाइन दूसरी लाइन के क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? आप चलिए, इसको देखो पैरेलल लाइंस बोला जाता है इंग्लिश मीडियम वाले, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं यहां से बात करूंगा, दूसरी लाइन अपन ने लिखी है प्रतिच्छेदित लाइन, क्रॉस वाली लाइन, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से प्रतिच्छेदित रेखा, चलिए तो यहां से देखो नाम से पता चल रहा था कि एक रेखा दूसरी रेखा को काटेगी काटेगी, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर मैं बात करूंगा, पहली रेखा मेरे पास में ये हो गई, ठीक है ना। चलिए, पहली जो रेखा है वो अपने पास में हो गई और दूसरी रेखा अपने पास में ये हो गई। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए, पहली रेखा अपने पास में हो गई और दूसरी रेखा अपने पास में हो गई। आपको हो सके ऐसा काटता हुआ बताया जाए या हो सके नहीं भी बताया जाए, ठीक है ना। आप जैसे इस रेखा को आगे बढ़ाओगे और आप जैसे ही इस रेखा को आगे बढ़ाओगे तो किसी न किसी बिंदु पर ये मिलेंगे ही मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो प्रतिच्छेदित का मतलब ये होता है कि 2 रेखा आगे बढ़ाने पर आपस में काटेगी काटेगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसको बोला जाता है क्रॉस लाइन बोला जाता है। या तो आपको ऐसे काटकर सीधा सीधा दिखा देगा कि एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही थी, प्रतिच्छेदित रेखा हो गई, क्रॉस लाइन हो गई। या फिर आपको देखो ऐसा दिया जाएगा, हो सके काटकर नहीं दिया जाए, तो इस रेखा को अगर आप आगे बढ़ाओगे तो आपस में ये कट जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। देखो यहां से जैसे अपन ने लिखा कि 2 बिंदुओं का जो अंतराल है वो समान होता है, लेकिन प्रतिच्छेदित रेखा में 2 बिंदुओं के बीच का जो गैप है वो कभी भी समान नहीं मिलेगा। जैसे आप लोग यहां से इन दोनों बिंदु का गैप लोगे, हो सके आपको ये 10 सेंटीमीटर मिले, ठीक है ना। फिर इन दोनों बिंदु का गैप अगर आप लोगे तो आपको ये 10 नहीं मिलेगा, ये यहां से कुछ छोटा मिलेगा या फिर बड़ा मिलेगा, ठीक है ना। इधर लोगे तो बड़ा मिलेगा, इधर लोगे तो छोटा मिलेगा। यहां से जो गैप लोगे वो आपको हो सके 7 मिले। तो यहां से किसी भी 2 बिंदु का जो बीच का गैप है ना वो आपको अलग अलग मिलता है। कौन सी रेखा में? प्रतिच्छेदित रेखा में, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से देखो बात को ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैं आपको यहां से 2 डायग्राम बना रहा हूं। अब ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से पेपर में सवाल पूछ लिए जाता है। चलिए, देखो यहां से बात को समझना। ये जो मैंने चित्र बनाया है इसको मैं आपको अभी समझाऊंगा पूरा, ठीक है ना। देखो इस लाइन का जो नाम है वो अपन ने L1 दे दिया और इस लाइन का अपन ने नाम L2 दे दिया। जो पहली लाइन है L1, इस दूसरी लाइन के यहां पर क्या देके रखा है? समानांतर देके रखा है। जो पहली लाइन है वो दूसरी लाइन के समानांतर देके रखा है। जब भी अपने पेपर में सवाल आएगा तो समानांतर को आपको वो ऐसा देगा लैंग्वेज में। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। चलिए, अब यहां से देखोगे ये दोनों रेखा अपने आप में समानांतर है और ये जो दोनों रेखा है ये भी अपने आप में क्या है? आप बोलोगे सर समानांतर है। इधर 2 तीर बनाए तो इधर भी मैंने 2 तीर बना दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों रेखा की बात अपन कर रहे थे, ठीक है ना। इधर 1 तीर है तो इधर भी 1 तीर बनाया। इसका मतलब इन दोनों के साथ में अपन बातें कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब यहां से ध्यान से देखना, कई सारे यहां से कोण बनते हैं तो यहां से बात को समझना। जैसे इस कोण का नाम अपन 1 नंबर दे देते हैं
इस कोण का नाम यहां से 2 नंबर दे देते हैं, इस कोण का नाम यहां से 3 और इस कोण का नाम यहां से 4 दे देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका अपन 5 दे देते हैं, इसका 6, इसका 7 और इसका अपन 8 दे देते हैं, ठीक है ना। इस वाले का 9, ये नाम है, जैसे रमेश श्याम मुन्नी होते हैं ना, वैसे कोणों का नाम मैंने दिया है, इनका मान नहीं बोला, ठीक है ना। चलिए वैसे यहां से इस कोण का मान 11 और इसका मान अपन 12 बोल देंगे। वैसे इसका 13, इसका आप बोलोगे 14, इसका आप बोलोगे 15, इसका आप बोलोगे 16, ठीक है ना। देखो कोण का मतलब कुछ नहीं होता, कोई सी भी 2 रेखा के बीच का ये जो गैप होता है ना, इसी को क्या बोला जाता है, कोण बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए तो आप लोग यहां से देखोगे, जैसे अपने पास में 2 रेखा है, इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोला जाएगा, कोण बोला जाएगा। इसको अपन डिग्री में दर्शाते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे अपने पास में ये 2 रेखा है, इन दोनों के बीच के गैप को क्या बोला जाएगा, कोण बोला जाएगा। इसी को अपन डिग्री में दर्शाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखो यहां से इनके नाम भी होते हैं, लेकिन नाम में कुछ नहीं रखा, आपको नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से कोण बराबर होते हैं, बात समझ में आ रही है। चलिए तो यहां से देखो, यहां से बस इतना याद रखना है कि कौन कौन से कोण बराबर होते हैं। यहां से नाम में कुछ नहीं रखा, मैं पहले से ही बता दूंगा। नाम अगर याद भी नहीं होना तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए लेकिन यहां से बात को समझना, ठीक है ना। मैं आपको यहां से इधर एक और डायग्राम बनाता हूं। जैसे अपन ने ये वाला डायग्राम वहां पर बनाया था, ठीक है ना। तो आपको देखो क्या याद रखना है, ये जो ऊपर वाले कोण है इस ऊपर वाले के बराबर होता है, बात समझ में आ रही है। ये ऊपर वाला ये जो कोण है इस नीचे वाले के बराबर होंगे। कहने का मतलब जो ऊपर आप बोलोगे वही नीचे वाली रेखा के लिए बोलना है। ये जो ऊपर वाला कोण है देखो नीचे वाली रेखा में ऊपर वाले के बराबर हो गया, ठीक है ना। ये जो ऊपर वाला कोण है नीचे वाले में भी ऊपर वाले के बराबर हो गया। लेकिन यहां से हमेशा ध्यान रखना कि इस वाले को इस वाले के बराबर ही करना है, बात समझ में आ रही है। मतलब आप यहां से देखोगे इस वाले को इस वाले के बराबर करना है, और आप यहां से ये देखोगे कि इस वाले को इस वाले के बराबर करना है। क्या ये बात क्लियर है क्या? चले तो यहां से बात को समझना। अब आप खुद बताइए कि ऊपर वाले के बराबर करेंगे, लेकिन आप बोलोगे सर इस वाले को इस वाले के बराबर करेंगे, ठीक है ना, और इस वाले को अपन इस वाले के बराबर करेंगे। अगर यहां से आप बोलोगे देखो ऊपर वाला यहां से 5 और ऊपर वाला यहां से क्या हो जाएगा आपका, यहां से 13 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से ऊपर वाला कोण 1 और यहां से ऊपर वाला क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से मैं यहां से बोल सकता हूं कि ये जो कोण 6 है ये किसके बराबर है, कोण 14 के बराबर है। ये जो कोण 6 है ये किसके बराबर है, ये कोण 14 के बराबर है। ये बस मैंने नाम दिया है, ये 6 डिग्री और 14 डिग्री नहीं है, ये नाम दिया है। जैसे आपका नाम रमेश है, श्याम है, वैसे इस वाले कोण का नाम 6 दे दिया और इस वाले कोण का नाम 14 दे दिया, ठीक है ना। चलिए कहने का मतलब यहां से अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर यहां से लेकर यहां तक ये 40 डिग्री है तो ये भी अपना कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बात को समझना। जैसे 6 और 14 को दिया वैसे 5 और 13 को आप लोग लिख लेना। कोण 5 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से कोण 13 हो जाएगा। इनको रटना मत नंबर को कि 6 को 14 के बराबर करना है। ये नंबरिंग तो आप कुछ भी अपने हिसाब से ABCD भी लिख सकते थे यहां पर, ठीक है ना। चलिए तो ये वाला इस वाले के बराबर होगा और ये वाला इस वाले के बराबर होगा। वैसे इस लाइन में आप लोग देखना है, ठीक है ना। ये वाला इस वाले के बराबर होगा और ये वाला किसके बराबर होगा, आप बोलोगे इसके बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अपन देखो एक ही लाइन की बातें कर देते हैं क्योंकि दूसरी लाइन में तो चीजें सेम ही है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो इसी डायग्राम को मैं थोड़ा छोटा आपको बना देता हूं क्योंकि चीजें तो सेम ही है, ठीक है ना। चलिए जैसे 1 2 3 4
5 6 7 8, मतलब अपन ने कुछ नहीं किया, इसी डायग्राम को छोटा बना दिया, इस वाले को हटा दिया, बस अपन इसकी बातें कर रहे थे, ठीक है ना। क्योंकि जो नियम इसके लिए लागू होगा वही सेम नियम इस लाइन के लिए लागू होगा। यहां पर आप चाहो तो 3 लाइन भी बना सकते थे, समझ में आ रही है। जो नियम इसके लिए लागू होगा सेम नियम इस लाइन के लिए, सेम नियम इस लाइन के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो आप बोलोगे ये 2 वाला किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो 2 वाला 6 के बराबर हो गया। इधर से जो 1 वाला है वो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे अपन ने ऊपर वाला बराबर किया वैसे ही नीचे वाले बराबर होंगे। आप बोलोगे सर नीचे वाला जो 3 है वो नीचे वाले 7 के बराबर हो जाएगा, नीचे वाला जो 4 है वो नीचे वाले 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बात को समझना कि नीचे वाला 3 नीचे वाले 7 के बराबर, नीचे वाला 4 नीचे वाले 8 के बराबर होगा। तो यहां से ये जो कोण अपन ने सामने वाले लिखे हैं ना कि ऊपर वाला ऊपर वाले के बराबर कर दो, नीचे वाला नीचे वाले के बराबर कर दो, इसको बोला जाता है संगत कोण बोला जाता है, ठीक है ना। इसको अगर आप नाम याद रखना चाहे तो संगत कोण, इंग्लिश वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन नाम में कुछ नहीं रखा, ये नाम से नहीं पूछे जाते कभी भी, ठीक है ना। ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये कभी भी आपको नाम से नहीं पूछे जाएंगे, ये आपको एक डायग्राम दिया जाएगा और फिर वहां से कोण का मान पूछा जाता है, ठीक है ना। तो नाम में कुछ नहीं रखा, बस आप ये ध्यान रखो कि कौन कौन सा कोण बराबर है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से मैं इसी कोण को ध्यान से देखना, आगे बना रहा हूं फिर से। चलिए, इसको तो संगत कोण बोला जाता है, मैंने यहां से लिख दिया। अगर मैं यहां से आगे की कोण की बात करूंगा, ठीक है ना, तो आपको कहीं पर भी ऐसा जेड नजर आ जाए, है ना, बात को समझना, ठीक है ना। कहीं पर भी आपको ऐसा जेड नजर आ जाए तो ये जो कोने वाले कोण है ना ये बराबर होता है, बात समझ में आ रही है। अब यहां पर आप लोग जेड को ढूंढिए। आप बोलोगे सर यहां से ये जेड मेरा दिखाई दे रहा था, क्या बात क्लियर है क्या आप। चलिए, लेकिन इस जेड में भी इस बात को ध्यान से देखना कि ये जो जेड की दोनों लाइनें हैं ये आपस में क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, बात समझ में आ रही है। आप जेड कैसे भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों लाइनें आपस में क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अगर आप जेड ढूंढोगे, देखो यहां से ये, ठीक है ना, और आपको पता है कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या है, समानांतर है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से कोण 4 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 6 के बराबर हो जाएगा। ये जो कोण 4 है ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण 6 के बराबर हो जाएगा। जैसे आपने सीधा जेड बनाया, इस जेड को आप उल्टा सीधा कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बस यहां से ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दोनों लाइनें आपस में क्या होनी चाहिए, समांतर होना चाहिए। तो ये जो कोने वाले कोण है ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, यहां से अगर अपन उल्टे जेड की बात करेंगे तो आप बोलोगे सर यहां से उल्टा जेड, ये देखो क्या ये उल्टा जेड दिखाई दे रहा है क्या, आप बोलोगे बिल्कुल दिखाई दे रहा था। तो उल्टे जेड का जो कोना था देखो 3 किसके बराबर हो जाएगा, इस 5 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से अपन लिख देते हैं कि कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा, क्या ये बात क्लियर है क्या आप। चलिए, तो कहीं पर भी आपको ये जेड दिखाई दे जाए, बस शर्त यह है कि ये दोनों लाइनें आपस में बराबर होनी चाहिए। तो इन कोणों को क्या करोगे, बराबर करोगे। कहने का मतलब ये कोणा 50 डिग्री का है तो ये वाला कोणा भी कितना हो जाएगा, 50 डिग्री का हो जाएगा। अगर ये वाला कोणा 30 डिग्री का है तो ये वाला कोणा भी कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, देखो यहां से इस जेड को अगर आप घुमाने की कोशिश करोगे ना तो ये एन का शेप भी ले लेगा, आप समझ में आ रही है। आप इसी जेड को ही ऐसे घुमाओ, आपको क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। तो यहां से एन में भी ये देखना है कि अगर ये दोनों लाइनें आपस में समांतर हैं तो ये कोणे यहां से भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्या बात क्लियर है क्या आप। चलिए, तो यहां से हमें सही इस बात को ध्यान से देखना कि वो अगर एन बोले या फिर वो जेड बोले, ऐसा कोई भी आपको आकृति दिख जाए तो दोनों कोणे आपस में क्या होता है,
बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए, इसको बोला जाता है एकांतर कोण बोले जाते हैं, अल्टरनेट कोण इनको बोला जाता है। नाम में कुछ नहीं रखा, मत याद रखो, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से बस आपको ये जेड वाली ध्यान रखना है, ये दोनों कोणे आपस में क्या करोगे, बराबर करोगे। अल्टरनेट कोण या फिर एकांतर कोण बोला जाता है, नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखो, मैं यहां से आगे की बातें करूंगा। चलिए, यहां से मैंने कॉपी कर दिया, मैं आगे की बातें कर रहा था, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं यहां से बात करूंगा, कहीं पर भी आपको ऐसा एक्स नजर आए तो आमने सामने के कोण को बराबर कर देना, ठीक है ना। अब यहां से आमने सामने का मतलब क्या हो गया, देखो यहां से ये दोनों आमने सामने के कोण है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यहां से देखोगे तो आप बोलोगे कि सर ये 50 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। तो कहीं पर भी आपको ऐसा क्रॉस नजर आए तो आमने सामने के जो कोण है वो क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसको बोला जाता है शीर्षा विमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाम में कुछ नहीं रखा, मत याद रखो, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आप लोग यहां से बस इस बात को समझना है कि कौन कौन से कोण बराबर है। शीर्षा विमुख कोण होता है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। याद मत रखो, काम नहीं आएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से इस डायग्राम में देखकर बताओ कि कौन कौन से कोण बराबर आपको नजर आ रहे थे, ठीक है ना। देखो, यहां से अगर आप लोग देखोगे, ठीक है ना, यहां से अगर आप लोग देखोगे तो 6 किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा। तो कोण 6 कोण 8 के बराबर होगा। ये जो 5 है वो किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर 7 के बराबर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या। चलिए, वैसे ही ऊपर वाले में देखना 1 और 3 बराबर होंगे, कोण 1 कोण 3 बराबर होंगे, और यहां से कोण 2 और यहां से कोण 4 बराबर होंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आमने सामने के कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, यहां से देखो गलतियां कहां पर होती हैं लोगों से, बात को समझना, ठीक है ना। अगर ये 40 डिग्री है तो बताइए कितना होगा, ये 50 है तो ये कितना होगा, बताइए बताइए कितना होगा, नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है ना। देखो, यहां से अगर आप ध्यान से समझोगे तो ये पूरी की पूरी एक लाइन की अपन बातें कर रहे थे, ठीक है ना। ये भी अपने पास में पूरी की पूरी एक लाइन है, तो यहां से अपन 2 लाइनों की बात कर रहे थे। अगर 2 रेखाएं आपस में कट करेगी तो ये 50 के सामने वाला भी क्या कहलाएगा, 50 कहलाएगा। लेकिन ये पूरी की पूरी लाइन नहीं है, ये जो लाइन है वो यहां तक आई, फिर बीच में बिंदु आ गया। अब ये लाइन कहां जाएगी अपन को नहीं पता, बात समझ में आ रही है। वैसे आप लोग देखोगे तो यहां से ये जो लाइन है यहां तक आ रहे थे, लेकिन आगे कहां पर जाएगी, है ना, आगे कहां तक जाएगी अपन को नहीं पता। कहने का मतलब यहां पर ये एक लाइन नहीं है, यहां पर ये 4-4 लाइनें थी, बात समझ में आ रही है। तो यहां से देखो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, ठीक है ना। आपको देखो यहां से चतुर्भुज बनाकर ऐसा दिया जाता है, तो आप लोग इससे ये अंदाजा मत निकालना कि सर ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही थी, नहीं काट रही, ठीक है ना। अगर बीच में बिंदु होगा तो आप लोगों को आमने सामने के जो कोण है वो यहां से बराबर नहीं करना। अगर दोनों रेखाएं आपस में ऐसे हैं तो ही आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, बात समझ में आ रही है। अगर बीच में बिंदु है, उसने बिंदु दे दिया जानबूझकर, ठीक है ना, तो फिर इस बिंदु को ये दर्शाएगा कि ये आमने सामने के कोण बराबर नहीं है, क्योंकि ये वाली रेखा देखो यहां पर कौन सी डायरेक्शन में जाएगी अपन को नहीं पता, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से गलतियां होने के चांसेस रहते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेना। अगर बीच में आपको बिंदु उसने बनाकर दे दिया तो आमने सामने के कोण बराबर नहीं होंगे, लेकिन उसने बिंदु के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। कहने का मतलब 2 रेखाएं आपस में क्रॉस कर रही थी, फिर आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए, क्या, हाँ देखो यहां से आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। अब जो मैं आपको कुछ रिजल्ट लिखवाऊंगा उनको आप लोग सीधा, है ना, डायरेक्ट याद रखना, यहां से पेपर में सवाल बनते हैं, ठीक है ना। चलिए
देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा इन दोनों कोणों की मैं बात करूंगा, ठीक है ना। देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है ना। चलिए अगर मैं इन दोनों का अगर मैं योग की बात करूंगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन दोनों कोणों का योग हमेशा आपको मिलेगा 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है ना। देखो इनको प्रूफ करके नहीं बता रहा, कोई फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने का, ठीक है ना। इनको प्रूफ करेंगे बहुत इजीली चीजें निकल के आ जाएगी, लेकिन आपको जो काम की बातें वो ध्यान रखनी है कि इन दोनों कोणों का अगर योग करोगे तो हमेशा आपको कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। कहने का मतलब अगर यहां पर आपको ये 50 डिग्री देके रखा है तो बिना सोचे समझे ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर बिना सोचे समझे ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आपको बोल दूं कि ये वाला जो कोण है वो आपको 70 डिग्री देके रखा है, क्या ये वाला कोण बता सकते हैं क्या कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। अंदर वाले जो कोण है इन दोनों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। वैसे यहां पर अंदर वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। अगर एक देकर दूसरा पूछ लिया जाए तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो ये निकल के आता है कि अंदर वाले दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से ये निकल के आता है, देखो आपको ये पता होना चाहिए कोण समद्विभाजक, अभी ये सारी बातें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए लेकिन आप लोग बस अभी इतना सीखिए कि कोण समद्विभाजक क्या होता है, ये सारी बातें मैं आपको आराम से सिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए देखो कोण समद्विभाजक क्या होता है, बहुत आसान है। सबसे पहले अगर कोण समद्विभाजक की बात करेंगे, जैसे आपके पास में ये कोण था, ठीक है ना, जैसे आपके पास में ये कोण है, अगर इस कोण को अगर मुझे दो भागों में डिवाइड करना है, देखो इस पूरे कोण को, ये मेरे पास में पूरा कोण है, अगर इस पूरे कोण को दो भागों में डिवाइड करना है तो यहां से एक रेखा खींचनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे इस रेखा को मैं खींचूंगा तो ये वाला कोण अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो कोई भी रेखा अगर इस कोण को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करती है तो इसको ही क्या बोला जाता है, कोण समद्विभाजक बोला जाता है, एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है। कोण को एंगल बोलते हैं और समद्विभाजक को क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए तो यहां से बात को समझना, कोई सी भी ऐसी लाइन जो कोण को बराबर बराबर भागों में डिवाइड करे उसे कोई क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे अपने पास में ये है, मैंने आपको यहां से एक लाइन खींच दिया, मैंने आपको यहां से एक लाइन खींच दिया, अगर ये वाला कोण 50 डिग्री है और ये वाला कोण भी 50 डिग्री है, क्या इस लाइन को मैं कोण समद्विभाजक रेखा बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल बोल सकता हूं, क्योंकि इस पूरे कोण को इसने दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। चलिए तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और भी निकल के आता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। यहां से देखो यहां से डायग्राम वही है, ठीक है ना। यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है, देखो यहां से मैंने एक कोण समद्विभाजक खींचा है, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये कोण समद्विभाजक है, किसका कोण समद्विभाजक, ये जो यहां से ये जो कोण है इसका कोण समद्विभाजक है। कोण समद्विभाजक का क्या मतलब हो गया, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 40 डिग्री हो जाएगा, क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए यहां से भी मैंने एक कोण समद्विभाजक खींचा है, कोण समद्विभाजक का मतलब हो गया कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। चलिए अगर आपसे मैं पूछूं कि ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला ये पूरा का पूरा कोण कितना है, आप बोलोगे सर यहां से 40 डिग्री है, क्या ये बात क्लियर है? सॉरी 80 डिग्री है। ये पूरा का पूरा अगर 80 डिग्री है, क्या ये पूरा का पूरा बता सकते हैं क्या? 100 हो जाएगा, क्योंकि अंदर वाले का जो योग है वो कितना बनना चाहिए था, 180 डिग्री बनना चाहिए था। तो आप यहां से देखोगे कि सर ये वाला 80 डिग्री है तो ये वाला पूरा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा।
अगर ये 100 है तो क्या इसको मैं 50-50 में डिवाइड कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये जो दोनों रेखा मैंने खींची है इनका नाम मैं दे देता हूं। जैसे यहां पर ए, यहां पर बी और यहां पर इस बिंदु को मैंने सी दे दिया। इन दोनों रेखा को मैं इधर लिख रहा हूं कि ए बी रेखा और यहां पर आपकी बीसी रेखा एक मेरा किसको दर्शाएगा? ये कोण समद्विभाजक को दर्शाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट निकल के आएगा, ध्यान समझना, ठीक है ना। अगर ये जो रेखा है ए बी एक कोण समद्विभाजक रेखा है, मतलब कोण को दो भागों में डिवाइड कर दिया। ये जो बीसी रेखा है ये भी एक कोण समद्विभाजक रेखा है, मतलब इस कोण को दो भागों में डिवाइड कर दिया। तो यहां से ये जो दो कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे ना, ये हमेशा आपका 90 डिग्री का कोण बनाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को याद रखना कि जहां पर दो कोण समद्विभाजक मिलेंगे वो वाला जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से मैंने ए बी बी सी कोण समद्विभाजक बोल दिया और यहां पर मैं लिख देता हूं कि दो कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलेंगे वह कोण हमेशा, ये डायरेक्ट ही आपके ऑप्शन में पूछा जाएगा, ठीक है ना, 90 डिग्री का होगा। तो ये डायरेक्ट ही आपके ऑप्शन में पूछा जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आपको ऐसा ही चित्र बना के दे दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि ए बी और बी सी दो कोण समद्विभाजक हैं, फिर आपसे इस कोण बी का मान पूछ लेगा। तो आपको सीधा पता होना चाहिए कि ये कितने डिग्री का होगा, हमेशा ही 90 डिग्री का होगा। आप कोई से भी मान पुट करके देख लो, हमेशा ही 90 डिग्री का आएगा ये, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं यहां से जैसे उधर बात किए वैसे इधर बात करेंगे, तो यहां से मैंने एक कोण समद्विभाजक खींचा और इधर से भी मैंने कोण समद्विभाजक खींचा। तो यहां पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो यहां से भी मैं नाम दे देता हूं, जैसे मैंने नाम दे दिया डी दे दिया, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से अपन ए डी है ना, ऐसे लेकर डी, ठीक है ना। वैसे यहां पर अपन डी सी एफ सी डी बोल दो, ये दोनों भी अपने आप में क्या है? आप बोलोगे कि कोण समद्विभाजक है, ठीक है ना। चलिए, अब आप इन चारों बिंदु को बताइए मुझे, ठीक है ना। देखो, यहां से ए, यहां से बी, यहां से सी और यहां से डी, ठीक है ना। ये जो चारों बिंदु को अगर आप मिला लोगे तो यहां से एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा होगा। बात समझ में आ रही है? अगर आप इन चारों बिंदु को मिला लोगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? एक चतुर्भुज दिखाई देगा। तो आपको पेपर में यह पूछा जाता है कि ये जो चतुर्भुज बनेगा ना, ये कौन सा चतुर्भुज है? ये वर्ग बनेगा, ये आयत बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, समलंब चतुर्भुज बनेगा, कौन सा बनेगा? तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो चतुर्भुज बनेगा ये हमेशा आपका आयत बनाता है, ठीक है ना। ये आपके डायरेक्ट वो सवाल हैं जो ऑप्शन मतलब आपको डायरेक्ट दिए जाते हैं, थ्योरेटिकल सवाल है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां से देखो अपन ने क्या क्या बातें पढ़ी हैं, एक बार मैं आपको समझा देता हूं। काम काम की बातें देखो कौन कौन सी हैं। पहली बात तो आपको ये अनंत याद रखना है। दूसरी बात, संरेख की दो कंडीशन होती हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तीसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो देखो क्या याद रखना है ना, ये बात ध्यान रखनी है कि समानांतर रेखा में जो गैप होता है वो समान होता है, ठीक है ना। चलिए, यहां से अगली जो बात याद रखनी है वो आपको ये कोण याद रखना है कि कौन सा कोण किसके बराबर है, ठीक है ना, वो आपको याद रखना है। अगर मैं यहां से बात करूंगा तो आपको देखो ये जेड याद रखना है जो आपके बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है ना। और आपको ये क्रॉस याद रखना है, ये आपके बहुत ज्यादा काम आता है। आपको फिर आगे ये याद रखना है
कि अंदर वाले का अगर योग करेंगे तो 180 डिग्री होगा, एक को 50 दे दिया तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, ये दो मैंने कोण सम द्विभाजक खींचे हैं, जिस बिंदु पर मिलेंगे हमेशा ही 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है ना। वैसे ही इधर मैंने दो कोण सम द्विभाजक खींचे हैं, तो यहां से जिस बिंदु पर मिलेंगे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अगर पूरे चतुर्भुज की बात करूंगा तो कौन सा चतुर्भुज बनेगा, यहां से आयत बनेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए अब यहां से आप लोग मुझे इस बात को बताइए, ध्यान समझना। चलिए मैं आपसे इसमें सिंपल सिंपल सवाल पूछूंगा, ठीक है ना, आप लोग मुझे जवाब देना। देखो यहां से ये ए, यहां से ये बी, सी और यहां से डी, यहां से ई, यहां से एफ, यहां से जी, है ना, आई जे के एल एम और एन यहां से दे दिया, ठीक है ना। मैं आपको यहां से कोण का मान दूंगा, आपको बताना है कि कौन कौन से कोण बराबर हैं, ठीक है ना। चलिए अगर यहां से इस कोण ए का मान 10 डिग्री दे दिया, अब आप मुझे बताइए कि यहां पर 10-10 डिग्री वाले कौन कौन से कोण होंगे। आप बोलोगे सर ये भी मेरा 10 डिग्री होगा, अगर ये 10 है तो ऊपर वाला भी 10 डिग्री होगा, अगर नीचे वाला 10 है तो ये भी अपना क्या हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चले अब यहां से बात को समझना, इस डायग्राम को ऐसे नहीं देखकर आप थोड़ा उल्टा सोचो, ठीक है ना। चलिए जैसे अपन ने बोला है ना, बात को समझना, जैसे अपन ने बोला कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है ना, वैसे अपन ये भी तो बोल सकते हैं कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बात नहीं समझ में, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। वैसे मैं नीचे की बात करूं तो आप बोलोगे सर ये और ये बराबर होगा, है ना, ये और ये बराबर होगा। इधर वाले की बात करूं तो ये और ये बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए तो आप मुझे बताइए कि अगर ये 10 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 10 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से आपको कुछ बातें समझ में आ रही होगी, जो कोण ये है वही कोण ये निकल के आ गया, बात समझ में आ रही है। तो ये जो बाहर बाहर वाले कोण देख रहे हो ये भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। वैसे अगर ये वाला बाहर वाला कोण देखोगे तो वो किसके बराबर होगा, वो नीचे वाले के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बाहर बाहर वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे मैं आपको यहां से बोलता हूं, मैंने यहां से आपको 2 लाइनें बनाई हैं। चलिए जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 40 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 60 डिग्री हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? चलिए तो ये बाहर बाहर वाले हैं, ये भी आपस में क्या होता है, बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहां से इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि ये जो पूरी लाइन का कोण होता है ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये वाला 130 डिग्री हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा कोण है ये कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलिए जैसे यहां पर अगर ये 70 डिग्री है तो बताइए ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 110 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलिए अब आप मुझे बताइए अगर ये 10 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा। देखो पूरी लाइन ऐसे बन रही थी ना, तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री होता है। अगर ये 10 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 170 डिग्री हो जाएगा। क्या बात क्लियर है क्या? चलिए आप मुझे बताइए कि इस पूरे कोण की बात करेंगे, अगर ये वाला 10 डिग्री है तो ये वाला कितना हो जाएगा, 170 डिग्री हो जाएगा। और अपन ने सीखा भी है कि बाहर बाहर वाले कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां से आप लोग मुझे बताइए, है ना, खुद बताओगे भी, अगर इस कोण की बात करूंगा कितना हो जाएगा। देखो यहां से अगर आप इस ऊपर वाले की बात करोगे, ये 10 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 170 डिग्री हो जाएगा।
अगर आप इसकी भी बात करोगे ना तो इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। देखो 180 डिग्री आ रहा था, ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहां से नीचे वाले की बात करूंगा, बताइए ये वाला कितना हो जाएगा, अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 170 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा कोण होता है 180 डिग्री होता है। ऊपर वाला भी कितना होगा, देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा, अगर ये 170 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 170 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। आप इस पूरे की बात भी कर सकते हैं कि ये जो पूरा मिलाकर कितना होगा, आप बोलोगे 180 डिग्री होगा, ठीक है ना। चलिए तो जो काम काम की बातें हैं, देखो मैं यहां से समराइज कर देता हूं, ठीक है ना। देखो यहां से काम काम की बातें यह है कि अगर ये 20 डिग्री है तो बाहर वाला 20 है, तो बाहर वाला भी कितना हो जाएगा, 20 वाला हो जाएगा। बाहर वाला 70 डिग्री है तो ये बाहर वाला भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 70 है तो सामने वाला भी 70 होगा, अगर ये 20 है तो सामने वाला भी 20 होगा, ठीक है ना। चलिए अगर मैं यहां से बात करूं, ये 20 है, सॉरी हाँ यहां पर ये भी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये 70 डिग्री है तो आप बोलोगे ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब जो जो कोण मैंने आपको बराबर सिखाए हैं वो आपस में क्या होंगे, बराबर होते हैं, ठीक है ना। चलिए ये नंबर अपन ने बस एक रैंडमली अभी लिया है, जैसे ये 70 डिग्री है तो ये आपका कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 110 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या ये बात क्लियर है क्या। चलिए तो आपको बस यही बात ध्यान रखनी है कि पूरे की बात करेंगे ऊपर 180 डिग्री, नीचे की बात करेंगे आप बोलोगे 180 डिग्री। अगर इस पूरे राउंड की बात करेंगे तो ये मिलाकर कितना होता है, 360 डिग्री होगा, क्योंकि ऊपर वाला 180 डिग्री, नीचे वाला भी 180 डिग्री, तो पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो यहां से अभी इन नंबर पर मत जाना, बस आप लोग ये ध्यान रखना कि कौन कौन सा कोण बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां से इसको तो मिटा दो, ठीक है ना, क्योंकि कल को आप बोलोगे सर नंबर थोड़ा सा ऐसा लिख दिया, नंबर कुछ भी लिख दिया बस, ठीक है ना। बस आपको यह ध्यान रखना है कि कौन कौन सा कोण आपस में बराबर है, ठीक है ना। चलिए तो ये बहुत बेसिक वाला पोर्शन था जो मैंने अभी ज्योमेट्री की शुरुआत की है। धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे और ज्योमेट्री समाप्त हो जाएगी फिर, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।